हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बुक रिव्यू, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 8 के सीक्रेट्स, जिसका नाम है द मैजिक फार्मूला। और ये फार्मूला है कि आप खुद को दूसरों की जगह पे रखकर सोचें, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि वो जिस तरह के एक्शन लेते हैं, जिस तरह की बातें बोलते हैं, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। उन आप खुद को दूसरों की जगह पे रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर उनकी सिचुएशन क्या है, वो इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आप उनकी सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत जरूरी है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप खुद उनके साथ बात कर सके, उनको समझा सकें। क्योंकि जब तक आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उनको क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए मिस्टर डेल कार्गनी ने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं और उन्हीं एग्जाम्पल को आज मैं आज के बुक रिव्यू में शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से, जिसमें मिस्टर डॉगलेट थे जो न्यूयॉर्क में रहते थे। वो ना अपनी वाइफ को हमेशा ताना मारते रहते थे कि तुम अपना बहुत ज्यादा टाइम अपने लॉन में बिताती हो, सारे दिन घास फूस काटती रहती हो, लॉन में दो दो बार पानी देती हो, झाड़ियों को उखाड़ती हो, ये सारी दवाइयाँ, कीड़ों की दवाइयाँ डालती है, इसी में अपना टाइम वेस्ट करती रहती हो। तो अब जब भी ये ताना जब उनकी वाइफ सुनती थी तो उनका मूड खराब हो जाता था, सीधी सी बात है। और जब भी ऐसा जब बोलते थे मिस्टर मिस्टर डगलस, तब उनकी ये समझ लो वो शाम उनकी बहस करते हुए ही गुजरती थी, ऑलमोस्ट स्पॉइल हो जाती थी वो शाम। अब कुछ टाइम बाद मिस्टर डगलस ने मिस्टर डेल कार्गिनी का कोर्स किया, तो उसमें उनको बताया गया कि आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए ताकि आप उनकी सिचुएशंस को समझ पाएं। और जब ये चीजें बताई गई तब उन्होंने ये एनालाइज किया कि वो इतने सालों से कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनकी वाइफ को लोन में काम करना पसंद है, वो लोन में काम करना इंजॉय करती हैं। मिस्टर डॉगलर को अपनी वाइफ को थैंक यू बोलना चाहिए था, अप्रिसिएट करना चाहिए था, उनके काम के लिए उनको सराहना चाहिए था कि कितने सालों से कितनी अच्छी तरह से उन्होंने लोन को मेंटेन करके रखा है। उनकी इस मेहनत के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। जबकि मिस्टर डॉगलर हमेशा उनसे शिकायत करते रहते थे, उनको ताना मारते रहते थे। तो उनको इस बात का एहसास हुआ। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उनकी वाइफ अपने काम वगैरह कर रही थी, तो मिस्टर डॉगलर से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि आज आप मेरे साथ लोन की घास उखड़वा देंगे। तो ये पहली बार तो मिस्टर डॉगलक ने मना कर दिया, फिर थोड़ी देर रुककर सोचा और अपनी वाइफ के पीछे चले गए और उनका उनकी हेल्प करने लगे। तो और फिर उनकी वाइफ उन्होंने ये देखा तो अच्छा कर रहे हैं, तो पहले मुस्कुराई, फिर उन्होंने बातचीत स्टार्ट की। फिर वो उन्होंने करीब 1 घंटा साथ में गुजारा और उनकी वाइफ ये देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद अक्सर वो अपनी वाइफ की लोन के काम में हेल्प किया करते थे और इससे उन अपनी वाइफ की प्रशंसा भी किया करते थे कि तुम कितनी अच्छी तरह से मेंटेन करती हो इस लोन को। यहाँ की जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो कंकरी वाली मिट्टी है, फिर भी तुमने इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया है इस लोन को कि इतना खूबसूरत दिखता है, इतना प्यारा दिखता है। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ थी, वो जो पहले स्पॉइल हो जाया करती थी, बर्बाद हो जाया करती थी ताना मारने की वजह से, अब थोड़े से एप्रिसिएशन की करने की वजह से उनकी लाइफ खुशियों से भर गई। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि मिस्टर डबलक ने सीखा कि खुद को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि जो वो कर रहा है ऐसा वो क्यों कर रहा है, आखिर उसके साथ ऐसी कौन सी फीलिंग जुड़ी है, कौन से सर्कमस्टेंसेस जुड़े हैं, कौन सी सिचुएशन जुड़ी है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरे को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाएंगे, दूसरे को दोस्त भी नहीं बना पाएंगे और ह्यूमन बिहेवियर को तो भूल ही जाइए। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मिस्टर डैड कार्गिनी ने खुद का एक इंसिडेंट शेयर किया है। उन्होंने बताया था कि उनके घर के पास एक पार्क था, वहां पर उनको वॉकिंग करना और घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। वो अक्सर घुड़सवारी करने के लिए वहां जाया करते थे, वॉकिंग भी करते थे। और वो थोड़े से ट्रेडिशनल नेचर के भी थे, तो जो ओक ट्री होता है उसकी वर्शिप भी करते थे। लेकिन
काफी टाइम से वो ये देख रहे थे कि हर सीजन में जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, उनकी गिनती घटती चली जा रही है। और उसका कारण था कि जो पार्क है, पहाड़ियां हैं, उनके आसपास हर सीजन में आग लग जाती है और आग के कारण ज्यादातर पेड़ पौधे जल जाते हैं। और इसका कारण कोई जो केयरलेस स्मोकर होते हैं वो नहीं था, बल्कि यंगस्टर थे, जो कॉलेज स्कूल के बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो पेड़ों के नीचे जाकर अंडे उबालते थे, स्नैक्स पकाते थे और आग को जली छोड़ जाते थे, जिसकी वजह से वो आग फैल जाती थी और वहां के पेड़ पौधे जल जाते थे। और यही नहीं, एक जो पार्क का जो कॉर्नर था उस पर एक बोर्ड भी लगा था, साइन बोर्ड, कि जिसने भी आग लगाई है उसको फाइन देना पड़ेगा आग जलाने के लिए, और उसको सजा भी हो सकती है। लेकिन जो साइन बोर्ड था ऐसे पार्ट में लगा था जहां पर लोग जाते ही नहीं थे, ज्यादा उसको देख ही नहीं पाते थे। बहुत ही रेयर ही बहुत कम लोगों ने उसको साइन बोर्ड को देखा हो। इसके अलावा एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था कहने के लिए, क्योंकि जो ड्यूटी थी वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं कर रहा था। वो अपनी ड्यूटी को ये समझ लो मजाक की तरह ले रहा था। एक बार तो मिस्टर डेल कार्बनी उनके पास दौड़ते दौड़ते पहुंचे और बोला कि वहां पर आग लगी है, जल्दी से आप फायर फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो ताकि ये जल्दी से आकर वो आग को बुझा दे। और उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने अकड़ू रूप में कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये एरिया मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आता है, मेरे अंडर नहीं आता है, तुम अपने काम से मतलब रखो। ये सुन के अब मिस्टर डेल कार्गिनी क्या बोलते पुलिस इंस्पेक्टर से, वो दुखी होकर वापस आ गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि आगे से जो भी ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद ही एक सेल्फ अपॉइंटेड पर्सन की तरह रिएक्ट करूंगा। शुरू शुरू में ये चीज करने से वो घबरा रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि अगर वो सेल्फ अपॉइंटेड पर्सन के रूप में खुद ही काम करेंगे अगर उस पार्क में, तो दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब एक बार ऐसा हुआ कि वो पार्क में गए, वहां पर उन्होंने आग जलती देखी, कुछ लड़के आग जला रहे थे। तो उन अब ये देख के उनको दुख हो रहा था कि आग फिर से जली और फिर फैल जाएगी। तो वो कदम बढ़ाने ही वाले थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुके। फिर बोले कि मैं जाकर इन लड़कों से बोल दूंगा, पहले तो बोलूंगा कि नहीं ये तुमने क्यों जलाई है, ये नहीं जलानी, तुम्हें इसके लिए सजा हो सकती है, मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ, इसलिए फाइन देना पड़ सकता है तुम्हें, या आग फैल जाएगी, नुकसान हो सकता है। मैं उनको डरा सकता हूँ, धमका सकता हूँ, कई सारी चीजें कर सकता हूँ। हो सकता है मैं बड़ा हूँ इस वजह से, या मैं अथॉरिटी से बोलूँ, उनको दंड देने की बात करूँ, इस वजह से वो इस समय तो आग को बुझा दे, लेकिन मेरे जाने के बाद वो आग को फिर से जला दे। और मैं अगर अकड़ू तरीके से बोलूंगा, गुस्से में बोलूंगा, तो कॉलेज स्कूल के लड़के हैं, अपने जवानी के जोश में वो ज्यादा ही जोश में ना आ जाएं और पूरे जंगल को जला दें, क्योंकि इस एज में जो माइंड सेट होता है वो थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप का होता है। तो ये सारी चीजें वो उनके माइंड में आ रही थी। फिर उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, वो उनके पास गए। उन्होंने जाने से पहले थोड़ा सा एनालाइज किया कि वो लड़की इस आग के बारे में क्या सोच रहे होंगे, और उन्होंने खुद को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू किया। और 2-4 मिनट सोचने के बाद उनके पास गए और बोले, हेलो बॉयज, एंजॉय हो रही है पार्टी, मजा आ रहा है? तो वो बोले कि हाँ मजा आ रहा है। कही और आज शाम के लिए क्या पकाया जा रहा है? तो सब लोग बच्चों ने जवाब दिया, ये पकाया जा रहा है। कही कि बहुत अच्छा, मुझे भी आग जलाना बहुत पसंद था जब मैं तुम्हारी उम्र का था, और आज भी बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना बॉयज कि जंगल इस पार्क में आग जलाना खतरनाक हो सकता है ना? क्योंकि ये मैं जानता हूँ तुम में से किसी की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को भी नुकसान पहुंचाओ, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इतने केयरफुल नहीं है, वो केयरलेस तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो तुमको आग जलाता देखेंगे तो अदर और लोग भी आएंगे यहाँ पर, और वो भी आग जलाएंगे, और, और अपने घर वापस जाते समय उस आग को बुझाएंगे नहीं, और यहाँ की सूखी डालियों से होते हुए, सूखी झाड़ियों से, पत्तियों से होते हुए वो जंगल में फैल जाएगी, जिससे यहाँ के पेड़ पौधे वगैरह जल जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है बॉयस कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा। ठीक है? तो अगर तुम चाहो तो मेरी एक हेल्प करोगे, तुम अभी के लिए ये जो सूखी पत्तियां, झाड़ियां वगैरह हैं आपके पास, उसे थोड़ा सा दूर कर दो ताकि आग फैले ना उनके जरिए। और घर जब वापस जाओ तो बहुत सारी धूल से इस आग को कवर कर देना ताकि ये फैले ना।
और आगे से जब तुम्हारा मजे करने का मन करे तो तुम वहां पर पहाड़ी है, वहां पर रेत के टीले हैं, तो वहां पर जाकर आग जला सकते हो। वहां पर इस तरह के कोई पेड़ पौधे वगैरह तो है नहीं, तो वहां पर इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा और तुम्हें भी मजा आएगा। ऐसा कर सकते हो ना बॉयज? ओके, हैव अ फन, फिर मिलते हैं। ये कहकर मिस्टर डेल कार्नेगी वहां से चले गए और उन जो बॉयज थे, जो यंगस्टर थे, उन्होंने उनके वो जो बात थी वो मानी और वैसा ही किया। अब जो अब जो ये बातचीत हुई, इसमें मेन पॉइंट क्या था कि मिस्टर डेल कार्गिनी ने उन पर ऑर्डर नहीं चलाया, उन पर प्रेशर नहीं डाला, उनको कुछ करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की, उनकी मदद मांगी, उनको कॉर्पोरेट करने के लिए कहा, एक अंडरस्टैंडिंग बताई। और वो भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, उन लड़कों के माइंड में क्या चल रहा है, वो किस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, तो यही इसका पॉइंट था कि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक नहीं सोचेंगे तब तक सिचुएशन को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट को पूरे सिचुएशन में उन्होंने हाईलाइट किया। जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट स्टोरी है, वो मिसिस एलिजाबेथ की है, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती थी, ऑस्ट्रिया से। उसमें क्या हुआ था कि वो अपनी कार की पेमेंट को देने में 6 हफ्ते लेट हो गई थी। अब जो उनके अकाउंट को हैंडल कर रहा था, उसने मिसेस एलिजाबेथ को फोन किया और कहा कि अगर आप मंडे तक हमारे ऑफिस में आकर उन्होंने रेस्ट पेमेंट की पेमेंट नहीं की तो आप पर फर्दर कार्यवाही की जाएगी। अब वो डर गई। अब वो मंडे मंडे को आई, सॉरी फ्राइडे को पहुंची उसमें अपने ऑफिस में और बोली कि मेरे पास आपसे एक ये कॉल आई थी और उसमें कहा था कि अगर मैं मंडे तक पैसे नहीं भरूंगी तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं था जिससे मैं वीकेंड से पहले इस पेमेंट को जुटा पाती। और पहले तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था फोन सुन के, और मैं काफी वर्ष मैं मुझे लग रहा था कि मंडे को जरूर कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पहले तो बुरा भी लगा था मुझे, लेकिन फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि आखिर गलती तो मेरी ही है। और ऐसा मैं बहुत ही सच्ची में एक बहुत ही बेकार कस्टमर रही हूँ। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मैंने अपनी पेमेंट को लेट किया हो, मैं अक्सर मेरी पेमेंट लेट हो जाती है। मैं बहुत ही घटिया कस्टमर हूँ। मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन, मैंने आपको बहुत परेशान करके रखा हुआ है। ये सारी बात सुनकर उस जो अकाउंट मैनेजर था वो बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। उसकी टोन और उसकी आवाज बिल्कुल ही चेंज हो गई। मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बुरी कस्टमर हैं। आपको नहीं पता यहाँ पर कैसे कैसे कस्टमर आते हैं। कोई हमसे इतने रूड तरीके से बात करता है, कोई हमसे इतने झूठ बोलता है, और कोई तो हम हमारे जब फोन वगैरह करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हमें पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। आप तो फिर भी बहुत अच्छी कस्टमर हो, तो आप परेशान मत होइए बस। और सच कहो तो ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती अगर आप अपनी पूरी पेमेंट दे देती हो। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी के लिए $20 की पेमेंट कर दें। टोटल पेमेंट थी जो $122 की थी बस। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि फिलहाल आप $20 की पेमेंट कर दें और रेस्ट जो अमाउंट बचता है उसे आप तब पेमेंट कर दें जब आप कन्वीनियंट हो, आपके पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाए। ये सारी बातें मैनेजर ने खुद कही। और ये ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मिसिस जो एलिजाबेथ थी उसने उस मैनेजर की सिचुएशन को समझकर सोचा और बोला कि नहीं, मेरी गलती है। अगर वो चाहती थी कि मेरे इस मैनेजर ने मुझे ऐसा कॉल क्यों किया, ऐसे मुझे ताने मारे कि तुमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, जबकि उन्होंने कहा कि नहीं, वो बेचारा, उसकी क्या गलती है, उसको हैंडल कर रहा है अकाउंट, गलती तो मेरी ही है। तो यही इस जो लेसन में 3 पॉइंट थे, वो 3 जो स्टोरियां थी, उसमें जो बेसिक पॉइंट था वो यही था कि आप खुद को दूसरों की सिचुएशन में रखकर, दूसरे के सर्कमस्टेंस में रखकर, दूसरे के स्टैंड ऑफ मतलब स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर देखिए, तो आपको एनालाइज होगा कि सामने वाला जिस तरह के एक्शन ले रहा है, जिस तरह के काम कर रहा है, वो ऐसे काम क्यों कर रहा है। तब जाकर आप उससे इजीली डील कर पाएंगे, उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर पाएंगे और उसको इजीली इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यही इसका बेसिक पॉइंट था। आई होप आपको मैंने इतने सिंपल तरीके से समझाया है कि आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो अभी के लिए कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट रिव्यू के साथ मैं आपके साथ दोबारा से हाजिर हो जाऊंगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।